नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रियंका मलिक। आकाशवाणी देहरादून केंद्र से प्रस्तुत है सड़क सुरक्षा से संबंधित एक खास कार्यक्रम। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सबसे ज्यादा सड़कों पर सफर करते हैं और जब रक्षात्मक ड्राइविंग की बात आती है तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना और यातायात से जुड़े सामान्य ज्ञान का उपयोग करना बेहद जरूरी हो जाता है। और यातायात नियम सड़कों पर वाहन चलाते समय आपकी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी होती है, जो आपके जीवन पर भारी पड़ती है। आज हम सड़क सुरक्षा के नियमों की कुछ बारीकियों के बारे में बात करेंगे देहरादून के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलेश कुमार तिवारी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, आज वाहनों का इस्तेमाल तो हर दूसरा इंसान कर रहा है, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रैफिक नियमों का नहीं पता। उनके लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ खास और जरूरी नियम जो एक चालक को जरूर पता होने चाहिए। जैसा आप सबको पता है कि आप देखेंगे कि सड़कों पे लोग चल रहे हैं और इसमें दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इंडिया में प्रति वर्ष लगभग 2.25 लाख लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में चली जा रही है। 4.5 लाख से अधिक रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि रोड एक्सीडेंट हो, लेकिन कई बार सावधानी के चलते या कुछ अन्य कारण भी कई बार इसमें रहते हैं, दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना से बचने के लिए जैसा मेरा मानना है कि बहुत लोगों को जानकारी है नियम की, लेकिन नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि नियम के बारे में पता नहीं है, नियम के बारे में इनको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं सोशल मीडिया में और सरकार के द्वारा, और आपस में लोग बात करके भी सीखते हैं, तो नॉलेज है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं फिर भी, चूंकि आपने पूछा है कि क्या उसमें हो सकता है, तो कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। सबसे पहला एक जो कॉज है ओवर स्पीडिंग का होता है। ओवर स्पीडिंग पे अगर आपका कंट्रोल है तो समझिए कि दुर्घटना आपकी नहीं होगी, या होगी तो डैमेज बहुत कम होगा। बिल्कुल, आपकी गाड़ी को डैमेज हो जाएगा, लेकिन आपका भी कुछ हल्का फुल्का आपको चोट आ जाएगी, लेकिन अगर स्पीड के नियंत्रण में है तो आप बच जाएंगे। इंडिया में लगभग 60% दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग से हो रही है। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी जो देखने को जो मिल रहा है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी लोग करते हैं, गलत लेन में घुस जाना है। उससे क्या होता है कि आमने सामने की टक्कर होती है, और टक्कर जबरदस्त होती है, नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सर। टू व्हीलर में सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं टू व्हीलर को। टू व्हीलर में अगर हेलमेट अच्छी क्वालिटी के पहनते आप हैं तो आप बच जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का सबसे सॉफ्ट पार्ट है, हमारा ब्रेन होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है। अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। आपको चोट लग सकती है, हड्डी टूट सकती है, लेकिन आप मैक्सिमम चांस है आप बच जाएंगे। इंडिया में 50,000 लोगों की मौत सिर्फ इस कारण हो जाती है कि वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। बिल्कुल सर। हेलमेट दिखाने की चीज नहीं है, हेलमेट फैशन की चीज नहीं है, हेलमेट पहनने की चीज है। और दूसरी बात, हेलमेट खरीदते समय पैसा नहीं बचाना है, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट लेना है। और थर्ड है कि अगर 4 व्हीलर आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साथ आपकी बॉडी भी मूव करती है, लेकिन झटके में अगर कहीं एक्सीडेंट होता है या गाड़ी ब्रेक आप लगाते हैं, बिल्कुल, तो गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन आपकी बॉडी मूवमेंट में रहती है। तो अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। मेरा तो अनुरोध है कि आप जो बगल में, जो ड्राइवर के बगल में आदमी बैठा हुआ है, वो भी सीट बेल्ट लगाएगा। अब तो प्रावधान है कि जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो भी सीट बेल्ट लगाएंगे। चाइल्ड सीट बेल्ट का भी प्रावधान है। मोबाइल पे बात करना, आजकल मोबाइल पे बात करना दुर्घटना का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका ध्यान आधा तो ड्राइविंग में लगा हुआ है, आधा मोबाइल फोन पे बात कर रहा है। तो इन सब चीजों पे अगर हम लोग नियंत्रण कर लेते हैं। शराब पी के वाहन नहीं चलाना है, कभी शराब पी के वाहन नहीं चलाना है। अगर पार्टी में आप जाते हैं तो किसी दोस्त को बोलिए कि वो ड्राइव करे या फैमिली मेंबर ड्राइव करे। शराब पी के वाहन चलाते समय क्या होता है कि पूरी तरह से आपका नियंत्रण गाड़ी पे नहीं रह पाता है और दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल सर। सर, राजधानी की अगर हम बात करें तो देहरादून में लोगों को जाम की समस्या से काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा है। राजधानी पर कमर्शियल वाहनों का ज्यादा लोड बढ़ता जा रहा है, साथ में जो पर्यटक आते हैं उनके वाहनों का भी लोड बढ़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई खास प्लान तैयार किया गया है? आप देखेंगे कि देहरादून ऐसा शहर है कि देहरादून के आसपास मसूरी भी है और टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो हमारी अपनी गाड़ियां तो है ही देहरादून में। अब मैं बता दूं मैम कि देहरादून में आरटीओ ऑफिस में 10 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है। सिर्फ देहरादून हमारा जो ऑफिस है उसमें आरटीओ पे 10 लाख गाड़ियां, और हर एक साल 10% के आसपास इनकी संख्या बढ़ रही है। बाहर से भी काफी टूरिस्ट आ रहे हैं,
जो मसूरी जाते हैं, अन्य जगहों में जा रहे हैं, यहाँ से रोड कहीं आगे निकलते हैं वो लोग, तो जाम की समस्या तो है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी कुछ रोड का एक्सपेंशन भी हुआ है, कई जगह जेब्रा क्रॉसिंग बन गए हैं, ट्रैफिक लाइट बन गई है, तो उतनी ज्यादा अलार्मिंग पोजीशन नहीं है। मेरा तो सुझाव सरकार से रहेगा, या हम लोग कई जगह पे इस बात को उठाते हैं कि कुछ जगह पे फ्लाईओवर बन जाए, तो हमारा जो ट्रैफिक जाम का जो है इंसिडेंस, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। लोग भी ट्रैफिक जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार क्या होता है कि गलत लेन में घुस जाते हैं, वहां भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो ये सब ट्रैफिक जाम को रोकने की जिम्मेवारी इन्फोर्समेंट एजेंसी, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ के साथ साथ आम पब्लिक की भी है। रोड सेफ्टी और ट्रैफिक जाम हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। इसमें अगर ट्रैफिक के बेसिक नियम को फॉलो करेंगे, गाड़ी गलत जगह पार्क मत कीजिए, गलत जगह पार्किंग करने से ट्रैफिक जाम लगता है। बिल्कुल, अक्सर देखने को इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, रोड में इंक्रोचमेंट जब हो जाता है तो उससे भी ट्रैफिक जाम होता है। तो मेरा मानना है कि काफी हद तक देहरादून में सुधार भी हुआ है और इतनी बुरी स्थिति यहाँ नहीं है ट्रैफिक जाम जी। सर, सड़क सुरक्षा में सड़कों पर लगे कैमरे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो इन कैमरों की मदद से तुरंत पता भी चल जाता है कि क्या कुछ हादसा हुआ उस वक्त। लेकिन हाल ही में जो ओएनजीसी हादसा हुआ था, उस दौरान वहां पे सीसीटीवी कैमरा खराब था और इसी तरह काफी चौक चौराहे पर हमने देखने को मिला है कि सीसीटीवी कैमरे खराब होते हैं। इनके रखरखाव के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है? हाँ, मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। सीसीटीवी हमारे यहाँ बहुत जगह लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी ने भी सीसीटीवी लगाए हैं, ट्रैफिक पुलिस ने लगा रखे हैं, परिवहन विभाग ने जगह जगह एनपीआर कैमरे लगाए हुए हैं। तो कैमरे अधिकतर जगह काम कर रहे हैं। कुछ जगह शिकायतें मिली हैं कि जहां वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह केबल टूट गए हैं या उस जगह कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो अभी जो हमारी एक बैठक हुई थी रोड सेफ्टी कमेटी की, उसने इसको बड़ा सीरियसली लिया है और जो रिलेटेड एजेंसीज हैं, जैसे स्मार्ट सिटी हो गई या हमारे ट्रैफिक पुलिस के हो गए, परिवहन विभाग के लोग हो गए, इन सबको बोला गया है कि आप अपने कैमरे को ठीक कीजिए और अधिकतर कैमरे ठीक हो गए हैं। और इसके लिए कंट्रोल रूम भी बना हुआ है जहाँ कैमरे का डिस्प्ले बना हुआ है। वहाँ कोई वायलेशन करता है, अब तो देखेंगे आप, मेरा तो कई लोगों को लगता है कि उनका चालान नहीं हुआ क्योंकि किसी ने उनको रोका नहीं, ना तो आरटीओ वाले ने रोका, ना ट्रैफिक पुलिस ने रोका, वो निकल आए। लेकिन आपको पता नहीं कि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, परिवहन विभाग के भी कैमरे लगे हुए हैं और हमारे पास तो स्पीड रडार गन और इंटरसेप्टर भी है, उसमें भी कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल, आपका हम दूर से कैमरे से ही चालान कर देंगे और चालान फिर आपको मैसेज पे मिल जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। तो आप समझ लो कि तीसरी नजर जो आपकी है, आंख, उसकी नजर आपके ऊपर है और ट्रैफिक नियम को फॉलो करते ही वाहन चलाएं। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई रणनीति बनाई गई है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन होते हैं, उनकी स्थिति काफी खराब होती है, जिसकी वजह से कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती है। तो इनकी सुधार के लिए, इनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई खास रणनीति? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो किसी भी शहर के लिए बेसिक चीज है। अगर आपको रोड से गाड़ियों को कम करना है, प्राइवेट गाड़ियों को, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना चाहिए, जैसे बसों को बढ़ाना चाहिए या छोटी गाड़ियों को। तो हम लोग देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए कई लेवल पे काम कर रहे हैं। देखा होगा स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, 30 इलेक्ट्रिक बसें शहर में चल रही हैं और बहुत अच्छी तरह लोगों को सर्विस दे रही हैं। साथ साथ हम लोग सिटी बस जो है, हमारे पुराने सिटी बस हैं, उनको भी हम लोग इको फ्रेंडली जो फ्यूल होता है, सीएनजी की गाड़ियां हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर कोई इसको चेंज करके लाता है तो सरकार उसको 50% तक सब्सिडी दे रही है। जो विक्रम वाहन हमारे चल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, विक्रम वाहन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, कई बार पोल्यूशन भी फैलाते हैं। तो ये भी अगर अपनी गाड़ी को चेंज करते हैं और क्लीन फ्यूल वाली गाड़ी लाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएं या सीएनजी वाली गाड़ी लाएं, तो इनको भी 50% के आसपास सब्सिडी सरकार दे रही है। यह बहुत अनूठा पहल है, इंडिया में सबसे मतलब बड़ी पहल है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अपनी विक्रम को चेंज करके कोई अच्छी गाड़ी लाता है तो 3 लाख रुपए तक उसको सब्सिडी दी जा रही है। तो कई फ्रंट पे काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ गए हमारे यहाँ है, देखा होगा ढेर सारे इलेक्ट्रिक ऑटो भी आ गए हैं, ये भी इको फ्रेंडली है। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा इम्प्रूव कर रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इम्प्रूव करें। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की अगर हम बात कर रहे हैं, गुणवत्ता की अभी आपने हमें बताया इसके बारे में विस्तार से। हम सुरक्षा की भी बात करते हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में, कई बसों में हम देखने को भी मिलता है कि पैनिक बटन होते हैं, लेकिन जो वहाँ पे सवारी होती है वो उनसे अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये पैनिक बटन जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए, अगर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, उनके लिए लगाए गए हैं। इसके बारे में किसी तरह का कोई अभियान, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सके, कोई खास प्लान इसके लिए? बहुत सही पॉइंट आपने रेज किया मैम। बेसिकली क्या है कि अभी सरकार ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें पैनिक बटन और जीपीएस अनिवार्य कर दिया है। तो जीपीएस से हमें पता चल जाता है उस गाड़ी की लोकेशन क्या है। अगर दूसरी बात है कि पैनिक बटन भी लगाए जा रहे हैं। पैनिक बटन में है अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई उससे दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई इमरजेंसी पोजीशन आ गई है, कंडीशन आ गई है, तो उससे पैनिक बटन को दबाता है वो, और कंट्रोल रूम में पता चल जाता है, फिर उससे संपर्क किया जाता है। तो कई जगह आपने बताया कि पैनिक बटन सारे काम नहीं कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो हम और लोगों को पता भी नहीं कि पैनिक बटन होता क्या है, यूज कैसे करना है और किस कंडीशन में हमें यूज करना है। तो पैनिक बटन के बारे में हम लोग एक अभियान, जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, और इसको आप देखेंगे कि हम लोग उनको, गाड़ी वालों को भी बुलाएंगे, और जो आम पब्लिक है उसके बीच में भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनके पास जाएंगे, उनको उसके बारे में बताएंगे। सर, ओवरलोडिंग वाहनों की अगर बात करें तो कई बार ओवरलोडिंग की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्लान? ओवरलोडिंग तो आपने देखा होगा, कुछ कई दुर्घटनाएं हुए हैं जिसमें बताया गया कि ओवरलोडिंग एक इम्पोर्टेंट कारण रहा है। तो मेरा सबसे पहले सुझाव यही है कि जो आम पब्लिक यात्री, जो पैसेंजर्स हैं, जो गाड़ी को यूज करते हैं, ओवरलोडेड वाहन में न चलें, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, गाड़ी के ओनर हैं, ड्राइवर्स हैं, इनसे भी अनुरोध है कि आप जितनी सवारी पास है गाड़ी आपकी, उतनी ही सवारी ढोइए, और अगर उससे ज्यादा करते हैं तो हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चला रखा है ओवरलोडिंग का। अगर गाड़ी को ओवरलोडेड मिलती है तो चालान करते हैं, और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जिन गाड़ियों में ज्यादा ओवरलोडिंग मिल रहा है उनको हम लोग सीज भी कर रहे हैं। तो ये हम लोग, और खासकर पर्वतीय मार्गों, जो पहाड़ी एरिया हमारे हैं, उसमें तो एक विशेष अभियान भी हमारा लगातार चल रहा है। और अब देखेंगे जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि ओवरलोडिंग की स्थिति बहुत कम हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ओवरलोडिंग करेंगे तो इसमें फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। जो पहली बार मैंने बताया कि अनुरोध किया कि जो पैसेंजर्स हैं ओवरलोडेड वाहन में न चलें, दूसरी गाड़ी का वेट करें। बिल्कुल। सर, स्कूल बसों की भी हम बात कर लेते हैं। चालक अक्सर देखने को मिलते हैं, जो स्कूल बसों के होते हैं वो काफी लापरवाही दिखाते हैं। ऐसे में स्कूल बसों में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ मानक तय किए गए हैं, और कानूनी कार्रवाई का क्या कुछ प्रावधान है? स्कूल वैन और स्कूल बसेस जो हैं हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप देखेंगे कि हम लोगों ने देहरादून में स्कूल वैन और स्कूल वैन चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, इनका हम लोगों ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। परेड ग्राउंड में सारे स्कूल वैन को बुलाया गया, उनको चेक किया गया, उनकी कंडीशन अच्छी है कि नहीं, उनमें फिटनेस है कि नहीं, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, या उसमें विंडो में जाली लगी होनी चाहिए ताकि कोई बच्चा हाथ में बाहर निकाल सके। कई बार होता है ना, तो विंडो में जाली होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, और बसों में जहाँ ज्यादा बच्चे जाते हैं वहाँ अटेंडेंट होने चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग अभी भी चेकिंग ड्राइव चलाया था। लगभग 100 से अधिक वाहनों के चालान भी हमने किए। साथ ही साथ इनके यूनियन जो है, स्कूल वैन एसोसिएशन, उनकी भी बैठक ली है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इनकी एक और ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें बच्चों की सेफ्टी, खासकर गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी कैसे हो, इसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। और कई बार क्या देखने को आता है कि उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, लेकिन ड्राइवर्स को पता नहीं होता है उसको यूज कैसे करना है। तो उसके बारे में भी फायर ऑफिसर्स को बुला रहे हैं हम लोग, और वो डेमो देंगे, लोगों को बताएंगे कैसे। तो स्कूल वैन और स्कूल बस पे हमारा विशेष फोकस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन मेरा अनुरोध पेरेंट्स से भी है। पेरेंट्स कई बार होता है कि पैसे बचाने के लिए जिस वैन में ज्यादा बच्चे हैं ऑलरेडी उसी वैन में बच्चों को भेज देते हैं। तो ओवरलोडेड वैन में बच्चों को न ढोएं, अपने बच्चों को वैन तक छोड़ने आए, बिल्कुल, और वैन से लेकर के अपने घर पे जाएं। सर, बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। अक्सर देखा जाता है कि माँ बाप कम उम्र में ही अपने बच्चों के हाथों में वाहन थमा देते हैं। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, और बच्चों को किस उम्र में सड़क सुरक्षा का पाठ घर में ही पढ़ाया जाना चाहिए? मेरा मानना है मैम कि बच्चों को सड़क सुरक्षा का पाठ बचपन से पढ़ाना चाहिए। ये आज के डेट में हर एक बंदा जो है सो ड्राइविंग कर रहा है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर, मतलब बेसिक पार्ट बन गया है। हर एक घर में 1 या 2 गाड़ियां हैं। मैंने बताया ना कि मान लो देहरादून की पॉपुलेशन 20 लाख है, 10 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो हर दो आदमी पे गाड़ी यहाँ हमारा है। बिल्कुल।
तो उसके लिए क्या है कि आप तो बच्चों को गाड़ी न दें जब तक वो वयस्क ना हो, बालिग ना हो जाए। कई बार देखने में आया 13 साल 14 साल के बच्चों को हम गाड़ी दे देते हैं, पेरेंट्स गाड़ी दे देते हैं। बिल्कुल। वो छुटकारा पाना चाहते हैं कि उनको मान लो स्कूल छोड़ना है तो कौन टेंशन ले, उससे अच्छा है कि बच्चों को गाड़ी दे दो। या कई बार बच्चों की जिद पे गाड़ी दे देते हैं वो, कई बार फैशन में दिखावे में भी गाड़ी दे देते हैं वो लोग। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है। माइनर 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। और अगर कोई माइनर या नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पाया जाएगा तो उसमें पेरेंट्स को दोषी माना जाता है। बिल्कुल। अगर बच्चा नाबालिग बच्चा कोई गाड़ी चला रहा है तो पेरेंट्स को दोषी माना जाता है और पेरेंट्स को 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और 25,000 रुपए का जुर्माना। अगर मेरा एक चीज और भी आपसे है, अगर आपका बच्चा 16 साल का है तब गाड़ी वो चला सकता है, लेकिन वो 2 पहिया वाहन 50 सीसी से नीचे कैपेसिटी की गाड़ी को चला सकते। लेकिन उसके लिए भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दी। तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है और ट्रैफिक के नियम के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए। बिल्कुल सर। कि बच्चा अगर घर से बाहर जा रहा है तो हेलमेट पहन करके जाए। क्योंकि घर से ही बच्चा काफी कुछ चीजें सीखता है। सर, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपने हमारे श्रोताओं के साथ काफी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, नमस्कार। श्रोताओं, अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही या जागरूकता की कमी के कारण होती है। ऐसे में जीवन रक्षा के लिए सड़क सुरक्षा शिक्षा आवश्यक हो जाती है। उम्मीद करते हैं देहरादून के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलेश कुमार तिवारी जी द्वारा साझा की गई जानकारी आपके काम जरूर आएगी। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।